तो चलिए आज की इस खास चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे सामने है काका कालेलकर का लिखा एक पत्र जो 10वीं कक्षा की हिंदी की किताब का हिस्सा है और इसका शीर्षक है महिला आश्रम। जी, ये पत्र उन्होंने सरोज नाम की एक महिला को लिखा था, लेकिन ये सिर्फ एक खत नहीं है। ये 1940 के दशक में बुना हुआ एक ऐसा सपना है जो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हाँ, इसमें एक महिला आश्रम की पूरी कल्पना है, उसकी नींव से लेके उसकी आत्मा तक। और हमारा मकसद भी यही है, इस पत्र की तह तक जाना और ये समझना कि कैसे उस दौर का एक विचारक महिलाओं के लिए एक ऐसी जगह की कल्पना कर रहा था जो सिर्फ एक पनाहगाह ना हो बल्कि एक लॉन्च पैड हो। तो आइए इस असाधारण सोच की परतें खोलते हैं। इस पत्र की जो सबसे पहली और मुझे लगता है सबसे चौंकाने वाली बात है वो है इसका पहला नियम। हाँ, काका कालेलकर साफ लिखते हैं कि इस आश्रम का संचालन या इसकी जिम्मेदारी किसी पुरुष के हाथ में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उस दौर के लिहाज से ये एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। बिल्कुल। ये सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि पूरे संस्थान का, आप कह सकती हैं कि मूल सिद्धांत है। वो कह रहे हैं कि पुरुष सलाहकार हो सकते हैं, मददगार हो सकते हैं, लेकिन अंतिम अधिकार और नियंत्रण वो महिलाओं के हाथ में ही रहेगा। सही बात है। ये सशक्तिकरण का सबसे पहला और ठोस कदम है। लेकिन यहाँ से जो बात और गहरी होती है वो है उनकी आर्थिक योजना। हाँ, वो इस संस्थान की नींव दान या भिक्षा पर रखना ही नहीं चाहती। और यही बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगती है। वो कहते हैं कि आश्रम चलाने के लिए भिक्षा नहीं मांगनी है, अखबारों में विज्ञापन देकर पैसे नहीं जुटाने हैं। जी, ये सुनने में तो बहुत आदर्शवादी लगता है, लेकिन सवाल उठता है कि फिर ये संस्था चलेगी कैसे? ये तो किसी भी सामाजिक संस्था के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। क्या ये सिर्फ एक यूटोपियन सपना था या इसके पीछे कोई ठोस योजना भी थी? नहीं, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस और व्यावहारिक गांधीवादी दर्शन है, स्वावलंबन। अच्छा, ये उस दौर में सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये पूरे स्वतंत्रता आंदोलन का इंजन था। गांधी जी का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक आर्थिक स्वतंत्रता ना हो। बिल्कुल। काका कालेलकर उसी राष्ट्रीय दर्शन को एक सामाजिक स्तर पर लागू कर रहे थे। मतलब जैसे देश की आजादी के लिए आत्मनिर्भरता जरूरी थी, वैसे ही एक महिला की व्यक्तिगत आजादी के लिए उसकी आर्थिक आत्मनिर्भरता जरूरी है। आपने एकदम सही पकड़ा। उनकी योजना ये थी कि जो महिलाएं सक्षम हैं उनसे खर्च लिया जाए, लेकिन बाकी का सारा खर्च आश्रम में ही कोई उद्योग चलाकर निकाला जाए। अच्छा, इससे दो चीजें होंगी। पहली, आश्रम किसी के एहसान के बोझ तले नहीं दबेगा, और दूसरी, जो शायद ज्यादा जरूरी है, कि जब महिलाएं अपने हाथों से कुछ बनाएंगी, कुछ कमाएंगी, तो उनमें एक आत्मसम्मान और गरिमा की भावना पैदा होगी। ये सिर्फ एक इकोनॉमिक मॉडल नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल मॉडल था। तो ये एक तरह की थेरेपी भी है। काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं, बल्कि खोए हुए आत्मविश्वास को फिर से बनाने का एक तरीका है। हाँ, ये तो आज के दौर की जो सोशल एंटरप्राइज की धारणा है उसका एक शुरुआती रूप लगता है। एक ऐसा व्यापार जिसका मकसद सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं, बल्कि समाज पर एक सकारात्मक प्रभाव डालना है। आप इसे बिल्कुल वैसा ही समझ सकते हैं। और कालेलकर कितने यथार्थवादी थे, इसका अंदाजा इस बात से लगता है कि वो पत्र में लिखते हैं कि अगर 2-3 महीने में आश्रम अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पाता तो उसे बंद कर देना चाहिए। हाँ, बिना किसी संकोच के। वो किसी झूठी उम्मीद या दिखावे में विश्वास नहीं रखते थे। उनका मानना था कि संस्था तभी चलनी चाहिए जब वो अपने सिद्धांतों पर खरी उतर सके। ये तो हुई आर्थिक नींव की बात, जो अपने आप में ही बहुत गहरी है। लेकिन किसी भी संस्था की असली पहचान तो उसके माहौल से होती है। सही बात है। कालेलकर जिस आश्रम की कल्पना कर रहे हैं वो किसी जेल या सख्त बोर्डिंग स्कूल जैसा तो बिल्कुल नहीं है। जरा भी नहीं। वो बार बार स्वतंत्र वातावरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया। वो चाहते थे कि आश्रम एक ऐसी जगह हो जहां महिलाओं पर किसी तरह का मानसिक या भावनात्मक दबाव ना हो। वहां की शिक्षा व्यवस्था भी मनोनुकूल और सुविधाजनक हो। मनोनुकूल मतलब है कि हर महिला की रुचि और क्षमता के हिसाब से उसे सीखने का मौका मिले, न कि सबके ऊपर एक ही पाठ्यक्रम थोप दिया जाए। मैं जब ये पढ़ रहा था तो हैरान था कि ये विचार कितना आधुनिक है। आज हम शिक्षा में पर्सनलाइज्ड लर्निंग की बात करते हैं जी। और काका कालेलकर लगभग एक सदी पहले महिलाओं के एक आश्रम के लिए यही सोच रहे थे। ये तो मतलब अपने जमाने से बहुत आगे की बात लगती है। निश्चित रूप से। और ये आजादी सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं थी।
वो चाहती थीं कि आश्रम का पूरा माहौल ही पारिवारिक हो। उन्होंने लिखा है कि संचालिका को ये समझना होगा कि वो कोई संस्था नहीं बल्कि एक परिवार चला रही हैं, जहां हर किसी की समस्या को व्यक्तिगत रूप से समझा जाए। अच्छा। किसी को ये महसूस न हो कि वो किसी मुसीबत में है या उस पर कोई एहसान किया जा रहा है। और शायद इसी पारिवारिक माहौल को बनाए रखने के लिए उन्होंने दाखिले की प्रक्रिया भी इतनी सोची समझी रखी है। हाँ, कोई भी बस यूं ही दरवाजा खटखटाकर अंदर नहीं आ सकता। इसके लिए परिचय के आधार पर एक समिति फैसला लेगी जी। और इसका उद्देश्य किसी को बाहर रखना नहीं बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि जो महिलाएं आ रही हैं वे उस माहौल की गरिमा को समझें और उसमें ढल सकें। मतलब ये कि एक तरह से एक समुदाय बनाने की प्रक्रिया है। हाँ बिल्कुल, एक ऐसा समुदाय जहां लोग एक दूसरे को समझें, सहारा दें और साथ मिलकर आगे बढ़ें। ये सिर्फ एक छत मुहैया कराना नहीं है, ये एक इकोसिस्टम बनाने जैसा है। मतलब ये कि आश्रम एक सुरक्षित ठिकाना होने के साथ साथ एक ऐसा समुदाय भी हो जहां विचारों का मेल हो, एक सामंजस्य हो। ये बहुत गहरी सोच है। और ये सोच इतनी बारीक है कि वो संचालिका के स्वास्थ्य तक की चिंता करते हैं। हाँ, वो लिखते हैं कि संचालिका की खुराक यानी दूध और फलों का खास ध्यान रखा जाए ताकि वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा सके। ये दिखाता है कि वो संस्था को एक मशीन की तरह नहीं बल्कि इंसानी भावनाओं और जरूरतों से बनी एक जीवित इकाई की तरह देखते थे। यहाँ तक तो पत्र एक संस्था का खाका खींचता है, एक विजन डॉक्यूमेंट जैसा लगता है। लेकिन फिर अचानक इसका लहजा बदल जाता है। ये संस्थागत बातों से हटकर बहुत ही निजी और व्यक्तिगत हो जाता है। और यहीं से हमें काका कालेलकर के व्यक्तित्व की असली झलक मिलती है। ये पता चलता है कि एक महान योजनाकार के सीने में कितना संवेदनशील दिल धड़कता था। जब वो सरोज को सलाह देती हैं कि उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किसी सुसंस्कृत मुस्लिम महिला से उर्दू सीखनी चाहिए, तो ये सिर्फ एक भाषा सीखने की सलाह नहीं है, ये एक मिशन है। वो कह रहे हैं कि असली एकता नारों से नहीं, एक दूसरे के संस्कृति और भाषा को अपनाने से आएगी। जी, ये जमीनी स्तर पर काम करने की सोच है। बिल्कुल। और फिर वो फूलों का जिक्र करते हैं, गुलाब, फ्लॉक्स, कैलिडुला, गुलदाउदी। वो सिर्फ ये नहीं बताते कि फूल खिले हैं, बल्कि ये भी कि उन्होंने कुछ फूल तोड़कर पड़ोस की एक बहन को भेज दी। अच्छा। ये छोटी छोटी बातें उनके प्रकृति प्रेम और उनके आसपास की दुनिया से गहरे जुड़ाव को दिखाती हैं। सही बात है। उसे बड़े सिद्धांतों पर नहीं सोचते बल्कि जीवन के छोटे छोटे पलों को भी पूरी तरह जीते हैं। और उनकी जिज्ञासा, वो लिखते हैं कि तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स मंगा कर रखा है पर अभी कुछ कर नहीं पाया हूँ। जी। एक तरफ वो समाज की इतनी बड़ी समस्या का हल सोच रहे हैं और दूसरी तरफ उनका मन ब्रह्मांड के रहस्यों में भी उतना ही रमा हुआ है। ये कमाल का संतुलन है। यही एक असाधारण व्यक्तित्व की पहचान होती है। उनका मन एक साथ कई स्तरों पर काम करता है। और अंत में वो जो एक छोटी सी बात लिखती हैं, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। कौन सी? कि दिए की बत्ती के लिए उन्होंने अपने ही गद्दे से रुई निकाल ली। हाँ, ये छोटी सी बात उनके पूरे दर्शन को एक साथ बयान कर देती है। बिल्कुल। जिस स्वावलंबन की बात वो पूरे आश्रम के लिए कर रहे थे, उससे वो अपने निजी जीवन में इस हद तक उतार चुके थे। जी। वो किसी छोटी सी चीज के लिए भी किसी पर निर्भर नहीं है, जो उपलब्ध है उसी से समाधान निकाल लेते हैं। तो जब हम इन व्यक्तिगत बातों को उनकी संस्थागत योजना के साथ रखकर देखते हैं तो एक पूरी तस्वीर बनती है। हमें ये समझ आता है कि ये आश्रम सिर्फ नियमों की एक सूची नहीं है, ये काका कालेलकर के अपने जीवन मूल्यों का, उनकी संवेदनाओं का और उनकी दूरदर्शिता का एक प्रतिबिंब है। मतलब वो जैसी संस्था बनाना चाहते थे वैसा ही जीवन वो खुद जी रहे थे। एकदम। तो कुल मिलाकर इसका सार क्या निकलता है? ये पत्र सिर्फ एक आश्रम की योजना नहीं है, ये इस बात का एक शक्तिशाली दस्तावेज है कि एक सार्थक संस्था कैसे बनती है। सही कहा। ये सिर्फ ईंट गारे और पैसों से नहीं बनती, बल्कि उसे बनाने वाले के चरित्र, उसके मूल्यों और उसकी मानवीय संवेदनाओं से बनती है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि कैसे एक ही दस्तावेज में व्यावहारिकता, मतलब नियम और आर्थिक मॉडल, दर्शन जैसे स्वावलंबन और एकता, और व्यक्तिगत भावनाएं जैसे फूल और तारे एक साथ गुंथे हुए हैं। सही बात है। काका कालेलकर चाहते तो सिर्फ नियमों की एक लिस्ट भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसा पत्र लिखा जो दिमाग को तो दिशा देता ही है पर दिल को भी छूता है। ये हमें सिखाता है कि कोई भी बड़ा सपना सिर्फ योजनाओं से नहीं बल्कि गहरी मानवीय संवेदनाओं और मूल्यों से ही साकार होता है। बिल्कुल सही कहा। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचार। काका कालेलकर ये पत्र 1940 के दशक में लिख रहे थे। सोचने वाली बात यह है कि अगर आज के जमाने में
आज की सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिस्थितियों में एक महिला आश्रम की कल्पना की जाए तो उसमें किन नई चुनौतियों, जरूरतों और विचारों को शामिल करना जरूरी होगा?